झेलम नदी के दोनों किनारों पर दो महायोद्धा खड़े थे। एक तरफ था सिकंदर, दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला योद्धा। दूसरी तरफ था राजा पोरस, अपनी धरती और सम्मान के लिए लड़ने वाला। सिकंदर, जो अब तक फारस और मिस्र जैसे बड़े साम्राज्यों को अपने घुटनों पर ला चुका था, भारत की ओर बढ़ा। उसकी सेना ने कई स्थानीय शासकों को संधि के लिए मजबूर कर दिया। तक्षशिला के राजा ने भी बिना लड़ाई के उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर ने राजा पोरस को संधि का मौका दिया, पर राजा पोरस ने उसे ठुकरा दिया। राजा पोरस को अपनी सबसे बड़ी ताकत झेलम नदी पर पूरा भरोसा था। राजा पोरस ने अपनी सेना को नदी के किनारे तैनात कर दिया और धैर्यपूर्वक सिकंदर का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ सिकंदर ने झेलम नदी के पश्चिमी किनारे पर अपना शिविर लगाया। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह मानसून खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। उसने तक्षशिला के राजा ओम्फिस से अनाज मंगवाया, जिससे राजा पोरस को यह यकीन हो गया कि सिकंदर जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन सिकंदर की असली योजना कुछ और थी। वह गुपचुप अपनी सेना को तैयार कर रहा था। उसने फारस और अन्य विजय अभियानों के दौरान जीते गए सैनिकों को मैसेडोनियन शैली में तैयार किया। इसके अलावा उसने धनुर्धारियों को भी अपनी सेना में शामिल किया। राजा पोरस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे थे। उनके पास विशाल रथ थे और धनुर्धारी भी शामिल थे। उनका विश्वास था कि झेलम नदी के कारण सिकंदर के लिए हमला करना असंभव होगा। उन्हें यकीन था कि अगर सिकंदर ने नदी पार करने की कोशिश भी की तो उसकी सेना को नदी में ही खत्म कर दिया जाएगा। सिकंदर, जो अपनी चतुराई और रणनीति के लिए जाना जाता था, ने अपने शिविर में सैनिकों को यह यकीन दिलाया कि वे मानसून समाप्त होने तक वहीं रुकेंगे। लेकिन रात के अंधेरे में उसने एक अलग योजना पर काम करना शुरू कर दिया। यह लड़ाई केवल तलवारों और भालों का टकराव नहीं थी, यह दिमाग और धैर्य की परीक्षा थी। सिकंदर ने महसूस किया कि उसके शिविर में राजा पोरस के जासूस हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उसने चालाकी से भ्रम फैलाने की योजना बनाई। उसने अपनी सेना को बार बार शिविर के अंदर मार्च करवाया ताकि यह प्रतीत हो कि वह युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह सब राजा पोरस को गुमराह करने के लिए था, लेकिन हकीकत में सिकंदर लगातार नदी पार करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने में जुटा हुआ था। राजा पोरस ने शुरुआत में सिकंदर की हर गतिविधि पर नजर रखी। वह सतर्क थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने मान लिया कि सिकंदर या तो थककर हार मान लेगा या मॉनसून समाप्त होने तक इंतजार करेगा। कई दिनों की गुप्त खोज के बाद सिकंदर ने नदी पार करने के लिए एक घने जंगलों से घिरा हुआ स्थान ढूंढ लिया, जो उसके शिविर से 18 मील दूर था। यह इलाका उसकी योजना के लिए एकदम सही था। उस शाम जब भयंकर तूफान चल रहा था, सिकंदर ने अपनी सेना के साथ चुपचाप अपनी योजना पर काम शुरू किया। सिकंदर ने राजा पोरस को भ्रमित करने के लिए अपने शिविर में क्रेटरस को पर्याप्त सेना के साथ छोड़ दिया। उसने क्रेटरस को सख्त आदेश दिया कि वह नदी पार करने की कोशिश न करे, बल्कि ऐसा दिखाए जैसे पूरा शिविर वहीं डटा हुआ है। इसके साथ ही सिकंदर ने एक सैनिक को राजा का वेश धारण कर शिविर में छोड़ दिया ताकि राजा पोरस और अधिक भ्रमित हो। खुद सिकंदर ने अपने भरोसेमंद जनरलों के साथ नदी पार करने की तैयारी की। सिकंदर ने 3 चरणों में नदी पार करने की योजना बनाई। उसने अपने शिविर के तंबुओं से बेड़े बनाए और सिंधु नदी पार करने के दौरान इस्तेमाल की गई पुरानी नौकाओं का सहारा लिया। लेकिन नदी पार करते समय एक समस्या आ गई। सिकंदर और उसकी सेना सीधे नदी के दूसरी ओर पहुंचने की बजाय एक बड़े द्वीप पर पहुंच गई। अब उन्हें वहां से पैदल ही नदी पार करनी पड़ी। जब भोर हुई, सिकंदर ने अपनी सेना को दोबारा संगठित किया। उसने अपनी घुड़सवार सेना को पैदल सेना के सामने तैनात किया, क्योंकि उसकी पूरी पैदल सेना अभी तक नदी पार नहीं कर पाई थी। सिकंदर को पता था कि राजा पोरस के विशाल हाथियों का सीधा सामना करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने पहले अपनी घुड़सवार सेना को सुरक्षित रखने की रणनीति अपनाई। राजा पोरस को जैसे ही खबर दी कि सिकंदर ने नदी पार कर ली है, वह समझ गए कि अब टकराव रोका नहीं जा सकता। बिना समय गवाए राजा पोरस ने अपने बेटे को 3000 घुड़सवारों और 120 रथों के साथ सिकंदर को रोकने के लिए भेजा। युवा और जोश से भरे हुए राजा पोरस के बेटे ने सोचा कि वह सिकंदर को नदी पार करने के बाद थकी हुई हालत में पराजित कर देगा, लेकिन यह योजना उलटी पड़ गई। सिकंदर ने तेजी से अपनी रणनीति को लागू करते हुए राजा पोरस के बेटे और उसकी सेना पर हमला कर दिया।
भीषण संघर्ष में राजा पोरस का बेटा मारा गया। घुड़सवार और रथ बुरी तरह से नष्ट कर दिए गए। जो बचे थे वे हार के साथ राजा पोरस के पास भागकर लौटे। नदी पार करने के बाद सिकंदर ने बिना अपनी शेष सेना के आने का इंतजार किए 6 मील का सफर तय किया और राजा पोरस की सेना के करीब पहुंचा। उसके जनरलों ने उसे सलाह दी कि थकी हुई सेना को तुरंत लड़ाई में न उतारा जाए। सिकंदर इस बात से सहमत हुआ। उसने अपनी सेना को व्यवस्थित किया और सही समय का इंतजार करने का निर्णय लिया। राजा पोरस ने युद्ध के लिए अपनी सेना को सावधानीपूर्वक तैयार किया। हाथियों को सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया। पैदल सेना हाथियों के पीछे तैनात थी, जबकि घुड़सवार सेना को दोनों किनारों पर रखा गया। सेना के केंद्र में राजा पोरस स्वयं अपने विशाल हाथी पर सवार थे। सिकंदर ने अपनी कैवेलरी को दाहिनी ओर तैनात किया, जबकि घुड़सवार धनुर्धारी राजा पोरस के हाथियों पर तीर बरसाने लगे। इसी दौरान सिकंदर ने सेना के बाईं ओर से हमला किया, जबकि उसके जनरल कोइनस ने राजा पोरस की सेना की दाहिनी ओर धावा बोला। राजा पोरस ने अपनी दाहिनी ओर की घुड़सवार सेना को बुलाया और सिकंदर के बाएं तरफ के हमले का सामना करने के लिए भेजा। इसके बाद उसने अपने हाथियों को मैसेडोनियन फैलैंक्स की ओर बढ़ा दिया, लेकिन सिकंदर की पैदल सेना, जो अपनी पंक्तियों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित थी, पीछे हटने लगी, जिससे हाथी और अधिक भ्रमित हो गए। हाथियों पर बरसते तीर और बढ़ते शोर ने उन्हें घबरा दिया। बेकाबू हाथियों ने राजा पोरस की अपनी सेना को कुचलना शुरू कर दिया। राजा पोरस समझ गए कि स्थिति बिगड़ रही है। कोइनस ने इसी बीच राजा पोरस की सेना के पीछे से चक्कर लगाकर उनके बाएं किनारे पर हमला किया। सिकंदर की योजना पूरी तरह से सफल हो रही थी। भारतीय सेना के सैनिक अब भागकर नदी के दूसरी ओर खड़ी क्रेटरस की सेना की ओर जाने लगे। इस युद्ध में भारतीय सेना को भारी नुकसान हुआ। लगभग 12,000 सैनिक मारे गए। दूसरी ओर सिकंदर की सेना का नुकसान केवल 1,000 सैनिकों तक सीमित रहा। पोरस अपने विशाल हाथी पर सवार, घायल और थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में हार का कोई निशान नहीं था। मैदान में उनकी सेना बिखर चुकी थी, लेकिन पोरस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। सिकंदर, जो पोरस के साहस और नेतृत्व से प्रभावित थे, खुद उनके पास पहुंचे। उन्होंने पोरस से पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? पोरस ने बिना झिझक उत्तर दिया, जैसे एक राजा के साथ किया जाना चाहिए। इस एक वाक्य ने सिकंदर को उनके व्यक्तित्व और गरिमा से परिचित करा दिया। न केवल उन्होंने पोरस को उनका राज्य वापस दिया, बल्कि उन्हें अपने साम्राज्य का मित्र और सहयोगी बना लिया। एक शर्त रखी गई, पोरस को सिकंदर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। इस प्रकार झेलम की लड़ाई केवल सिकंदर की जीत नहीं थी, बल्कि पोरस के साहस और सम्मान की कहानी भी थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।